नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में चुनावों को लेकर अलग अलग पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। हरियाणा के कई जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में रैलियां हो रही हैं। करनाल के असंध विधानसभा क्षेत्र में सीएम नायब सैनी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस, हुड्डा परिवार और राहुल गांधी पर अपने संबोधन में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म 4 अक्टूबर के बाद दिखाएंगे। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ फैलाने में माहिर हैं। जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो ये हिसाब मांगने के लिए पद यात्रा पर निकल पड़े। साथ ही इनसे भाजपा के पूरे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब सुना ही नहीं जाएगा। मुझे जितना समय मिला है उस कार्यकाल का हिसाब भी इन्हें हजम नहीं होगा। तो जिस तरीके से जन आशीर्वाद रैली के तौर पर जो है तो बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसे कि सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत करते हुए कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर भी जोरदार हमला किया है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब कोई कुछ और नहीं सूझता है तो ये सिर्फ जो है हिसाब मांगने के लिए चल देते हैं, और ऐसे में अगर मैंने जो मेरे ही कार्यकाल की अगर मैंने अपने काम को गिना दिया तो इनके पास जो है वो काम भी हजम नहीं होंगे। ऐसे कहते हुए तमाम सारी जो पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए हरियाणा के चुनावी मैदान में जो है एक तरह से कह सकते हैं जुबानी जो दंगल है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई मैदान में दिखती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से जो है सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रतिवार करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में क्या जो है सॉल्यूशन निकलेगा चुनाव में, किसकी जो है हिसाब जनता यहां पर जो है करती हुई नजर आएगी। तो आज मसला में चर्चा करेंगे कि क्या चुनावी जो दंगल है यानी कि चुनावी रणभेरी तो बच चुकी है, हरियाणा में चुनाव का जो माहौल है उसको लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी में किस तरीके की जुबानी जंग या फिर दूसरे घटक दल जो कह रहे हैं वो अपने किस तरीके से कौन से पैमाने के साथ जो है अब क्षेत्र में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ है जिस पर चर्चा करेंगे। नीरज गुप्ता प्रवक्ता है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सर आपका। रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और रजवंत डहिनवाल प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आप तीनों मेहमानों का मसला में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो है रामराजी शर्मा जी मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से जो है जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से जो लोगों के बीच में जो जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है कांग्रेस हिसाब मांग रही है, लेकिन अगर मैंने हिसाब दे दिया या फिर मेरे कार्यकाल का ही जो है मैंने हिसाब गिना दिया तो हजम नहीं होगा कांग्रेस पर। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो गए और अयोध्या धाम में एक बहु ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। ऐसे ही हरियाणा में भी बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है और आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी? पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चे लगाता था, क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता था। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, छात्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस वाद के आधार पर पहले भर्तियां होती थी। हमने वाद को तोड़ा, आज मेरिट के आधार पर हम भर्तियां कर रहे हैं, सभी जगह के बच्चे लग रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं आपको
ये भाजपा में संभव है। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। और कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, और एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। इस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है भाई। कहीं शैलजा कांग्रेस है बहन जी का, कहीं वहां पे भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वहां पे चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं वहां पे रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। उनके लड़के ने तो अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित भी कर दिया है। तो मैं समझता हूं ये अपने अपने बंदों को टिकट दिलाएंगे। टिकट इनके सबके, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र से एक ये आदमी को टिकट मिल सकती है। बाकी ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे? एक दूसरे की टांग खींचेंगे, पार्टी छोड़ेंगे। इनकी पार्टी का जिस तरह से ये गुटबाजी है, इनका टूट होना निश्चित है। और जिस तरह से हमने क्या नाम है जातीय समेत के अनुसार, क्योंकि हम तो राष्ट्रवादी जातिवादी तो नहीं है, हमने तो सभी जातियां बराबर हैं। जिस तरह से लगभग हरियाणा को बने 58 साल हो गए हैं, और 58 साल में पहली बार मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से बनाया है। क्योंकि भाजपा सबको साथ लेकर चल रही है। भाजपा ने यह महसूस किया कि ओबीसी समाज थोड़ा सा पिछड़ गया है राजनीतिक दृष्टि से भी, और उसको क्यों नहीं उसको बराबर में लाकर खड़ा करा जाए, इसलिए ओबीसी समाज से सीएम बनाया। और हमारे चाणक्य की भूमिका में है आदरणीय अमित शाह जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, और इसमें मैं समझता हूँ हरियाणा पे उनकी विशेष नजर है। तो उन्होंने अगला मुख्यमंत्री भी नायब सैनी जी को डिक्लेयर कर दिया है। तो स्वाभाविक है। और जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, क्योंकि पहले तो क्या होता था, 2 बार जिसकी सरकार बन जाती थी केंद्र में, तीसरी बार सरकार नहीं बनती थी। कांग्रेस 2 बार बनी, तीसरी बार साफ होगी। और देव तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। इस तरह से हरियाणा का इतिहास रहा है, जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। तो अब देव तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, छत्तीस बरादरी के आशीर्वाद से, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, उनको जन जन को भा रहा है, वो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्तीस बरादरी के मसीहा हैं। और जिस तरह से जन आशीर्वाद रैली में भारी भीड़ उमड़ रही है, जनता आशीर्वाद देने के लिए आ रही है, और उनकी कोठी पर भी मैं भी गया हूं, तो मैंने भी महसूस किया जिस तरह से वो जनता के बीच में रहते हैं, 12-12, 1-1 बजे तक वो जन समस्याओं का निवारण करते हैं। और वो अक्सर ये की बात कहते हैं, हरियाणवी में बोलते हैं वो, भाइयों मैं भी थारा हूं, यह कुर्सी भी थारी है मुख्यमंत्री की, हरिया मुख्यमंत्री की कोठी भी थारी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा भाइयों, सब कुछ थारा है, और मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह से आशीर्वाद उनको दे रही है हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन, तो मैं समझता हूं अपने आप में उदाहरण है। और छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह से ठगी ठोरी करके कांग्रेस ने 2, 4, 5 सीट हथिया ली, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने ठगी करी जनता से, झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला झूठे गारंटी कार्ड भी बहनों को बांटे, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे, खटाखट फटाफट। ये खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे, बहनें इनके पीछे दौड़ रही हैं। अरे खटाखट फटाफट वाले, और 8,500 तो दे जाओ 1 महीने के, तो बाकी तो तुम भाग जाओगे। तो जनता जाग चुकी है, काट की अंडी इनकी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी है, और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरह से इन्होंने ये किसान हितैषी होने का ये नौटंकी करते हैं, ये दम भरते हैं, और जिस तरह से इनकी सरकार में घोटाले हुए हैं, कहीं जमीन का घोटाला हुआ है, कहीं यूरिया घोटाला हुआ है, कहीं कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, तो इनके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस तो घोटालों की, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। जिस तरह से इन्होंने घोटाले करे, किसान को लूटा, किसान की जमीन सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में जमीन खरीदी और महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी, नौकरी अपने क्षेत्र तक सीमित कर ली, किसान मजदूर के बच्चों को नौकरियां नहीं दी इन्होंने, अपने क्षेत्र से बाहर तो मुख्यमंत्री निकले नहीं, विकास कार्य भी रोहतक से बाहर तो है नहीं कहीं पर भी। और हमारी सरकार ने समान विकास कार्य करवाए हैं, तमाम जो विकास कार्य करवाए हैं सर, उसी का तो जो है बोलबाला है, जो कि जन आशीर्वाद रैली से जो है आप मंच से जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हजम नहीं हो पाएगा। मैं उनसे जान लेता हूं
कि आखिरकार उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नीरज जी क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। मैं डिबेट को जो है ओपन कर रहा हूं और मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से रामराजी शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम कराए हैं और जनता जनार्दन है, क्या कहना चाहेंगे आप? नीरज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं क्यों परेशान करूंगा? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रजवंत जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? है नहीं कुछ भी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रजवंत जी? जी बिल्कुल पहुंच रही है आवाज। ठीक है, जिस तरीके से आपने सुना रामराजी शर्मा जी जो है जिस तरीके से अपना बखान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग से जो है चिट्ठी भी लिखते हैं कि अभी थोड़ा सा डिले करिए, चुनाव तारीखों का जो ऐलान हुआ है। मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। तमाम सारे जो समीकरण हैं, जिस तरीके से आपकी जो मंथन चल रहा है उसमें क्या साजिश है, किस तरीके की रणनीति है, कौन सा फॉर्मूला आप जो है फिट करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप रजवंत जी? देखिए रामराजी शर्मा जी अपना एक 4 पेज का एक भाषण लिख के लेके आए हैं, वो अपना उन्होंने खत्म कर दिया। अब उनका काम क्या रहेगा कि मैं कुछ बोलूंगा उनके बीच बीच में बोलना। आमतौर पर रोज यही काम होता है। बाकी इंडियन नेशनल दल पार्टी चुनाव के लिए पूरी तैयार है। कारण है, एक तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, और गठबंधन होने से जिस प्रकार से इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है, उससे जो हरियाणा की जनता ने जो उनका सहयोग करने का काम किया है, एक विश्वास सा जुड़ता है कि जब दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता गांव गांव गली गली जाते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं और जनता उनको सहयोग करने का आश्वासन देती है, तो कार्यकर्ताओं में जोश स्वाभाविक रूप से आता है। अब रामराजी शर्मा ने तो अपना बखान कर दिया कि बोला हमने ये किया, हमने वो किया। अब एक बार रामराजी शर्मा जी से बता देंगे जब इनका नंबर आए, जब कि बोला जब आप कहते हैं कि बोला हमने रोजगार देने का काम किया, जब हमने नेट पीएचडी करे 5 लोगों को, अगर इन्होंने चपरासी बनाने का काम किया, तो अगर ये उसको उपलब्धि बताते हैं तो ऐसी उपलब्धि हरियाणा की जनता को नहीं चाहिए। जो बार बार ये कहते हैं कि हमने पूरे विकास में पूरे प्रदेश में समान विकास काम कराए, तो विकास की बात ऐसी है कि धरातल पर आप अपने रिपोर्टर्स को एक बार भेज के देखिए, अगर इन्होंने कहीं विकास कराए हो तो विकास में इन कहीं कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश पर कर्जा बढ़ाने का काम किया है। ग्राउंड पे कोई अगर जिन्होंने विकास कराया होता तो जनता इनसे कहीं ना कहीं खुश होती। कोई एक वर्ग को ये बता दे कि ये वर्ग हमारे से खुश है, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम कर्मचारी की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश हो। कारण क्योंकि उनको पता है कि ये केवल और केवल कहते कहते हैं, करते कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को आश्वासन देने का काम करते हैं कि आपका ये कर देंगे, उनका ये कर देंगे, कुछ नहीं। मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके की अगर हम बात करें, दक्षिण हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर ये कहते थे कि बोला हम मेट्रो लेके आएंगे। कांग्रेस के समय भी बात चली थी, बोला मेट्रो आएगी। एक सिंगल पिलर तक इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। अब एक सिंगल पिलर आगे नहीं बढ़ाया, एक नई रेलवे लाइन इन्होंने कोई नहीं चलाई। इन्होंने यही काम करना था, ये बोले कि बोला हम आपके यहाँ पर कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई कॉलेज नहीं बनाया, केवल और केवल घोषणा मात्र करिए। कॉलेज की अगर कोई भी बिल्डिंग, रेवाड़ी में, बावल में, कोसली में इन्होंने 3 कॉलेज की घोषणा की, अब वो तीनों कॉलेज की कोई भी बिल्डिंग नहीं है। ये रामराजी शर्मा को मैं दो धरातल की सच्चाई है वो बता रहा हूं, इनका जवाब हो तो बता देना। ये यहाँ पर कहते हैं कि बोला आपके यहाँ पर बस स्टैंड बनाएंगे, बोला रेवाड़ी में बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड में अगर रामराजी शर्मा अगर आके अपनी एक बस पकड़ के दिखा दे, हमें मान जाएंगे। डर अंदर से जो जी कांपता है वहां पे लोगों का, क्योंकि खंडर बना हुआ है वहां पर। धारवाड़ा पे बस स्टैंड था, वो बस स्टैंड तोड़ दिया, बोला नया बस स्टैंड बनाएंगे। आज तक तो वहां पर बस स्टैंड नहीं बना, रेवाड़ी में आज तक बस स्टैंड नहीं बना है। ये कहते हैं कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया, रेवाड़ी में मागरा चौराहे में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था, उसका आज तक कोई भी पता नहीं है। ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ऐसा इनका कोई भी विभाग नहीं है जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार न किया हो। चाहे इन्होंने शराब घोटाले की बात करी हो, धान घोटाले की बात करी हो, ये खनन घोटाले की बात करी हो, एक भी सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले की बात हो, नगर निगम, नगर परिषद, हर जगह घोटाला हुआ है। और उसके ऊपर बार बार ये कहते हैं कि बोला हमने बेहतर काम करने का काम किया है। ये चीजें तो वो है जो जनता के सामने आती है, और जनता जब उनको बताती है। इनका एक काम जरूर इन्होंने बहुत अच्छा किया, और वो काम ये था कि इन्होंने जनता को परेशान बिजी रखा। और बिजी कैसे किया? लाइनों में लगाकर। जनता अगर फैमिली आईडी के लिए लाइन में इन्होंने लगाने का काम किया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे इन्होंने जनता को लाइन में लगाने का काम किया। जनता जब हिसाब पूछती है, सवाल पूछती है, तो उनको कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। किसानों को बोला पोर्टल पे भेजो, आम जनता को बोला आप भी पोर्टल पे जाओ। ये पोर्टल का खेल इन्होंने ऐसा खेला है। ठीक है, मैं नीरज जी के पास भी एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। नीरज जी, प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी जिस तरीके से जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से आपकी जो पदयात्रा है, आपकी जो हिसाब मांगो यात्रा है, उस पर जो है पूरा तरीके से
तंज कसते हुए, आरोप लगाते हुए और जो है तमाम सारी जो आपका जो हिसाब मांगने की प्रक्रिया है उस पर भी जो है सीएम साहब ने जो बोला है, क्या कहेंगे आप? नीरज जी के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, टेक्निकल एरर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। शर्मा जी, शर्मा मैं आ रहा हूं आपके पास, जो है रजवंत जी मैं आपके पास आऊंगा। रामराज जी, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं। और जिस तरीके से जो है आप ऐलान करते हैं और जो है बिना पर्ची बिना खर्ची के जिस तरीके से सवाल बताते हैं, आप जनता को बताते हैं कि देखिए हमारे यहां पर रोजगार दिया गया, आपने जो है एमएसपी दी, आपने ये सारी चीजें दी, लेकिन जब हिसाब मांगने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आप पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है क्या? ऐसा है, कांग्रेस कोई भारी नहीं पड़ रही हमारे ऊपर। कांग्रेस तो पहले अपना तो हिसाब दे। देखो, अपने एक आम बात है, हिसाब कौन मांग सकता है? जो ईमानदार आदमी हो। बेईमान आदमी जब हिसाब मांगने लग जाएगा, अरे पहले अपना तो हिसाब दे मेरे भाई, पहले आप अपना हिसाब दें। आप हिसाब दें, आपने सस्ते भाव में किसानों की जमीन हड़प ली, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के, डरा धमका के किसान को, और महंगे भाव में अपने बिल्डर को बेच दी। पहले तो ये हिसाब दें। लगभग हरियाणा को बने 58 साल हो गए, हमने मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? इस चीज का हिसाब दें। क्या एससी-बीसी समाज से आप सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? बताइए आप, पहले इस चीज का हिसाब दें। दूसरा, आपने एमएसपी पर किसान की उपज क्यों नहीं खरीदी भाई? ये भी हिसाब दें। दूसरा, आपने सारी नौकरियां, मैं दोबारा कांग्रेस ये कहती है कि आपके यहाँ पर जो एमएसपी दी जा रही है, आपके यहाँ पर एमएसपी दी जा रही है, उसमें से तो जो है आधी से ज्यादा फसल तो उगती नहीं है। अरे मेरे भाई, नहीं उगती, सभी फसलों में दे रहे हम तो। ये बार बार उसकी कह रहे नारियल की फसल, अरे नारियल हमने तो सब फसलों को ले लिया, उसमें तो सारी फसल शामिल है। जो हरियाणा में उगती उन पर तो दे रहे हैं हमें, सभी फसलों में दे रहे हैं। तो सभी फसलों में, और फिर ये बार बार उसको आगे डाल देते, अरे वो आ गई, ये तो सभी फसलों में सभी फसलें शामिल हैं। दूसरा, मैं आपके से पूछना चाह रहा था, मैं इनको कह रहा था, ये हिसाब मांग रहे हैं, अरे ये भी हिसाब दे दे। क्या निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? हाँ। सारे बच्चे कलोई के पढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम के थे, क्या उसी हल्के के बच्चे पढ़ते हैं? निवासी हल्कों के बच्चे ने क्या कसूर किया भाई? ठीक है, नीरज जी सुन पा रहे हैं? हिसाब दें, सुनो, इनको चुप करो। और सब कुछ प्रचार की बात करते हैं। अरे हरियाणा को ठग लिया तुमने, हरियाणा को तुमने सारी किसान की बेच खाई, सस्ते भाव में हड़प ली, महंगे भाव में तुमने बेच दी। काफी ये भी हिसाब दें। समय से जो है इंतजार कर रहे हैं आप, जो है आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी जिस तरीके से जो है सीएम साहब जो है जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से ये भी पूछो इनसे, 58 साल में मुख्यमंत्री को फिल्म दिखाऊंगा, कौन नहीं बनाई? ये हिसाब दें। ये बड़ा भैया, इसको तो चुप कराना बड़ा मुश्किल काम है। इसे नेता बना दो भाई, जवाब तो दे नहीं पा रहे आप। क्या है ये बहाने बना देते, ये खराब हो, वो खराब है। हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब देना पहले अपना, पहले अपना हिसाब से भाई, हिसाब तो मांगने आ गया आप डिबेट में, इसे बोलने दो। शर्मा जी जरा उनसे जो है सवाल का जवाब ले लेने दीजिए, प्रतिक्रिया लेने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको समय दिया, रजवंत जी को समय दिया, उनके पास उनका भी समय है, उनका टर्न है। जी नीरज जी। देखिए, झूठों की सरकार है। अभी ये सब कह रहे थे कि सभी वर्गों का भला है। मैं उसमें एग्जाम्पल देता हूँ किसानों का। बेशरम होकर 750 किसान के हत्यारे की बात कर रहे हैं। 1200 किसान ने सुसाइड किया कर्नाटक में। वो तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है वहाँ, आपकी सरकार है वहाँ पे। आपको शर्म आनी चाहिए किसानों के बारे में बात करते हुए। ये कॉलेज से चुप कराइए, नोटंकी कर रहे हो आप। सारी जमीनें बेच खाई किसानों की, सस्ते भाव में हड़प ली, सेक्शन 4(6) का नोटिस जमा के, महंगे भाव में आपने बिल्डरों को बेच दी। आप किसान ही पैसे अपने का नोटंकी कर रहे हो आप। बड़ा झूठा आदमी है ये, और ये ऐसे ही डिबेट खराब करते थे, चैनल में बुलाया करो। और मुझे खराब तो तुम कर रहे हो, झूठ में नहीं तो झूठा आदमी बोलता है जो पीछे बोलने नहीं देता। ज्यादा झूठ तो तुम बोल रहे हो, तुम तो झूठ बोलने क्यों देता? बीच में चुप रहा है, फिर बीच में बोलने क्यों देता? तो तू जवाब क्यों नहीं दे रहा उसका जो मैं पूछ रहा हूँ? बोले सुने तो जवाब दूंगा, जवाब दे उसका। झूठ बोल रहे सबके सामने। रामराज जी निवेदन है आपसे, मालूम है होके शब्दों की और भाषा की मर्यादा बनाए रखें, आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे, निवेदन कर रहा हूं। ये सिर्फ बीजेपी, सिर्फ टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, लोग सुन रहे हैं आपको। किसानों को ठेकेदार हैं, इनकी
हाँ जी, हाँ जी, जी जी बोलिए। मोदी जी खास है कंगना रखो, किसानों को अत्याचारी बलात्कारी बोल रही है, शर्म नहीं आती है उनको? कह रही है अत्याचारी बलात्कारी है जो किसान दोनों थे, इनसे मानसिकता पता चलता है। कौन कह रहे हैं? क्या कहेंगे दोनों? कौन कह रहे हैं? चुप रहो, एक मिनट बीच में चुप रहो, क्यों नहीं लगाम लगाते? उन्होंने क्या क्या हमें अपनी स्टेटमेंट दे दिए, हमारी पार्टी की स्टेटमेंट आ गई, उस पर पढ़ लेना। इसकी एमपी है कंगना रखो, हमारी एमपी है, आपकी एमपी है, बीच में बोल रहे हो, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? उसको बोलने की छुट्टी दे रखी है, पीछे से कहते हो कि कंगना एमपी, क्यों नहीं हटाया उसे पार्टी से हटाओ उसे। आप कहे एक तरफ तो कहते हो बीजेपी किसानों की देशी पार्टी है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कराई? उसे क्यों नहीं निकाला आपने उसे पार्टी से? उसे ऐसे कैसे बयान दिया? और पहले भी बयान दिया उसने, उसके थप्पड़ पड़ा, याद है ना, जब कहते 100 रुपए में आदमी आते। और आज हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी हिंसा के खिलाफ है, आज मैं कहता हूं चैन के लिए मानते थे, जो उसके थप्पड़ पड़ा बिल्कुल ठीक पड़ा, और थप्पड़ पड़ना चाहिए उसे। और ऐसे बयान देती है किसानों के बारे में, बलात्कारी बैठे हैं, अत्याचार बैठे हैं, तो क्या बोलती है वो अमेरिका? सवाल मेरा कुछ और है, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। पहले ये डिबेट को कहां लेके जा रहा है, पहले इसको चुप करा। अमेरिका और चाइना का उसमें हाथ है। अरे भाई, जब अमेरिका का हाथ है, ये बात मोदी जी को बता रही थी आप, क्योंकि उसको तो टॉपिक को बात का टॉपिक के ऊपर मेरा सवाल संज्ञान लिया। हरियाणा के टॉपिक के ऊपर बात कर, कहां बोल रहा है? अगर मैं बोल लूंगा तो भाग जाएगा यहाँ से। करते हैं किसानों का हितैषी होने का, और अपने एमपी से अनगलत बलगलत बयान दिलवाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ ये कह दिया कि हमारे उसके बयान से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। और वो कितनी बार किसानों को पहली बार नहीं दुस्साहस कर चुकी है। आप उसे पार्टी से निकालिए, क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका उसमें हाथ है, आप उससे किसानों के प्रति बयान दिलवाते हैं। लड़की लड़ सकती क्यों नहीं गई वहां पे? अयोध्या में क्यों नहीं गई? राहुल बाबा क्यों नहीं गया अयोध्या में? वो 12 साल की बिटिया से गैंगरेप हो गया, उस पर क्यों नहीं बोलता तू? बोलिए ना उसके ऊपर। 750 किसान क्यों नहीं बोलता उसके ऊपर? क्यों नहीं पार्टी बोलिए ना, अयोध्या के बारे में क्यों नहीं बोलता? बोल रही है, शर्मी आती है, क्यों नहीं बोलता? किसकी एमपी है वो बिटिया नहीं है क्या किसी की? नीरज जी नहीं है क्या हमारी? रामराज जी, वो हमारी बेटी नहीं है क्या? क्यों नहीं जा रहे वहां पे तुम? क्यों नहीं निकलता फिर इस पार्टी से? बोलो मोदी को। पश्चिमी बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोलते तुम? वो बिटिया नहीं है क्या हमारी? वेस्ट बंगाल की बेटी नहीं है क्या डॉक्टर हमारी? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते तुम? क्यों चुप हो तुम? निहायती कांग्रेस के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है, और हमेशा किसानों के खिलाफ बोलती है। एक बार नहीं, दूसरा बार चांस है। इससे पता चलता है बीजेपी की किसानों के प्रति मानसिकता क्या है, और वो किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर बीजेपी इतनी सच्ची पार्टी होती, उसे फौरन पार्टी से निकालती, एक नहीं दो बार नहीं। इसमें सिर्फ बीजेपी के नेताओं का हाथ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाथ है। भैया कुछ भी बोल, हम संभाल लेंगे। इसलिए 2-4 एमपी इन्होंने ऐसे कर रखे हैं, प्रज्ञा ठाकुर, ये ठाकुर, उनसे अनगलत बयान दिलवाते रहते हैं। साहिर सैयद खान है, साहिर सैयद खान है, आपकी पार्टी का है, जो उग्रवादियों के पक्ष में बोलता है। फिर से मैं जो इंटरप्ट करूंगा, मैं आप दोनों को इंटरप्ट करूंगा। और 1 करोड़ रुपए नाम देंगे। आप शांत हो जाइए जरा। सरेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। नीरज जी टॉपिक दूसरा है, दरअसल जो है मुद्दा दूसरा है, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। जो भाई शहीद हुए हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता है। सरेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। सरेआम ये कह रहा है जो आतंकवादी मरे उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे, और ये बोला आतंकवादियों को हम जेल से रिहा करेंगे। अरे भाई किसानों को मुआवजा पड़ रहा है। नीरज जी लेकिन बीजेपी, शर्मा जी शांत हो जाइए, शर्मा जी शांत हो जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, समय मिलेगा आपको बोलने का। आप पॉइंट जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है जवाब दे दीजिएगा, एक एक कर जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीरज जी लेकिन जिस तरीके से जो है भाजपा जो है दावा कर रही है, देखिए मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको, हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है, जिस सरजमी पर जहां आप बैठे हैं वहां का चुनाव है, उसको लेकर जो है आपको यहां पर डिबेट में बुलाया है कि आप बताएं कि किस तरीके से धरातल पर क्या घटना घट रही है, किस तरीके से जो है जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं, आपकी पार्टी हिसाब मांग रही है, उनकी पार्टी जन आशीर्वाद रैली कर रही है। क्या आपका हिसाब भारी पड़ेगा या फिर जनता का आशीर्वाद भारी पड़ेगा? नीरज जी ठगों की पार्टी है, सारे प्लेटफॉर्म पे फेल है। भाजपा ये मंचों से दावा कर रही है कि ये तो अभी ट्रेलर है। सीएम साहब खुद जो कह रहे हैं, सीएम सैनी खुद कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, अभी मैं 4 अक्टूबर को दिखाऊंगा पूरी फिल्म।
घोषणाई सीएम आप क्या कहेंगे? सिर्फ ये देश के पहले और आखिरी जिनको घोषणाई सीएम के नाम से जाना जाएगा, कोई घोषणा इनकी पूरी नहीं होगी, ना पहले हुई है ना होगी, ना इनको आगे सेवा करने का मौका मिलेगा। वो तो कह रहे हैं 1,20,000 कच्चे जो कर्मचारी थे कच्चे उनको पक्का करने का काम किया है। इनको तो गांव में घुसने देते लोग, ये कहते हैं हमारा इतना वेलकम, इनका कुछ नहीं है। आप देखिए पार्टी जनाधार खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। इन्होंने किसी बार आएगी, तीसरी बार है, नीरज जी, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है रोजगार दिया है, MSP हमने दिया है। सपने में कोई टैक्स नहीं है, ना सरकार का टैक्स है, ना भगवान का टैक्स है, किसी का कोई टैक्स नहीं, सब में लिए जाओ। ठीक है, तीसरी बार, चौथी बार, छठी बार। हाँ जी रजवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 400 पार, शर्मा जी आऊंगा मैं इनके बाद। रजवन जी क्या कहना चाह रहे थे आप, जो है आप बोलिए। खाते में आज तक नहीं आए और ये कानून का मतलब। रजवन जी, जिस तरीके से आपने दोनों को सुना, और शर्मा जी तो लगातार कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, जब से ऐलान हुआ तब से कह रहे हैं हमने तो ओबीसी का सीएम बना दिया है। आप दूसरे दलों ने कौन सा बनाया है? और दूसरी चीज जो है वो कह रहे हैं कि हमने MSP दे दी, हमने सिलेंडर जो है 500 रुपए में। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मान के चलो इन्होंने सारे काम अच्छे कर दिए, कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि बिना सारे काम बिना अच्छे कर दिए। ये हकीकत रोजगार दिया है कि घोषणा की गई है, ये तो सबको पता है कि घोषणा की गई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ही नहीं है। जब इस प्रकार से तो घोषणा किसी की भी कर जाओ, अगर इनके पास समय और मिलता तो और भी घोषणा कर देते ये, लेकिन इनको समय कम मिला तो कम घोषणा की, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट समय मांग रहे हैं ना, समय मांग रहे हैं वो तो नहीं, उनका मांगने का क्या है। और दूसरी एक चीज और रहता है, वो तो समय इसलिए मांग रहे हैं कि उनको पता है कि जनता, हरियाणा की जनता है, इनको सत्ता से बेदखल करने का तैयार बैठी जा चुकी है। कांग्रेस की मैं एक चीज बता देता हूँ, एक चीज मैं कांग्रेस की भी बता देता हूँ। जो कांग्रेस आज इतने बोल रही है, वो कांग्रेस, उसका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है, जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। वो केवल अपने निजी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पार्टी में एक दूसरे का कांटा निकालने का काम कर रहे हैं। कभी आपने देखा है चौधरी भूपेंद्र सिंह जनता की बात कर रहे हो, उनके नजर में हमेशा शैलजा सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय सिंह, उनको किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए, उसके खिलाफ जो बोलने वाले हैं उनको किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए, ये सोचने की ये प्लानिंग रहती है। मैं अपने बेटे को कैसे सेट कराऊं, सिर्फ ये ध्यान में रहता है। क्या आपने देखा है कि कांग्रेस ने कभी ये सोचा हो कि उनको राज्यसभा का उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? अगर कांग्रेस इतनी ही मजबूत थी या मजबूत है तो उन्होंने राज्यसभा का उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, जबकि उनके पास आंकड़े भी है इस चीज के लिए। वो एक बार तो ये कहते हैं कि हम इतने मजबूत हैं, और दूसरी तरफ वो राज्यसभा का उम्मीदवार भी नहीं उतार रहे। मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने आप को इतना कमजोर कैसे साबित कर लेगा? इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे मिले हुए हैं, और उनको ये थाली में परोस कर राज्यसभा की सीट दे रहे हैं। जो कांग्रेस बार बार, जिस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी वाले पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज वही सारी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में बैठकर राज कर रही है। अब इनसे ये पूछें, जब वो कांग्रेस में थे तब वो सारे बुरे थे, अब भारतीय जनता पार्टी में बैठकर वो सारे अच्छे कैसे हो गए? ये परिवारवाद की बात करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती थी कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, अब सारा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। श्री राम इंद्रजीत सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं इनके, वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कृष्ण पाल गुर्जर है, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। अगर बात करें रामविलास शर्मा की, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। इनसे और रणजीत सिंह चौटाला जी है या किरण चौधरी है, वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? सवाल लेकर शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। परिवारवाद का नारा ये कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ है, आज वो परिवारवाद में डूब गए। ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। हरियाणा की जनता इनका जो चेहरा था, असली चेहरा था, वो पहचान चुके हैं। अब उन्होंने मन बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी तो सर लाल किला की प्राचीर से कह रहे थे, शायद आपको याद दिलाना पड़ेगा, समाज और इंडियन नेशनल आपने शायद सुना नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया है कि मैं वंशवाद को हटा के रहूंगा, और जो 1 लाख से ज्यादा जो युवा हैं उनको राजनीति में लाऊंगा, जिनका ताल्लुका जो परिवार का कोई दूर दूर तक जो राजनीति में ना हो। वो तो नए चेहरों के लिए वो लगातार प्रयासरत है। जो इनके रोज इनकी बैठकों में सामने आ रहा है, मैंने तो वो चीज बताई है। नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं, अब एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी की बात आप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने सभी जो सांसदों के जो मिले थे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर पे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सभी सांसदों को आश्वस्त किया था कि मैं इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा, किसी प्रकार का कोई भी वर्गीकरण नहीं होने दूंगा। और उसी वर्गीकरण को नायब सिंह सैनी, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्हीं ने कह दिया कि बोलो मैं इनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री बात नहीं मान रहे प्रधानमंत्री की। तो ये बातें लाल किले से कुछ कही जाती है और धरातल पर कोई बात होती है। क्या कह रहे थे आप? ये जनता को बरगला कर वोट रखने का काम करते हैं।
ठीक है, आ रहा हूँ रजवंत जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा रामराजी शर्मा जी से, लेकिन नीरज जी कुछ कह रहे हैं। नीरज जी। नहीं, ये इनेलो के प्रवक्ता जसपा के प्रवक्ता है, इनेलो से हैं, इनेलो के। और भैया अपना कांटा देख लो यार, हमारे कांटे तरफ ध्यान देना। आप दादा और चाचा कांटा तो पोते ने लगा दिया, पोते ने निकाल दिया आपका कांटा, ऐसा कांटा निकाला अब तक कांटा ही निकलने को हो रहा। हमारी पार्टी में ध्यान मत दो भैया। और जो बीजेपी कह रहे हो कांग्रेस मिले हो ना, बीजेपी को हरियाणा में लाने वाले आप ही हो। आपने सरकार बनाई थी, पहले अपने गिरोबान में झांक लो। बीजेपी को हरियाणा में कौन लाया भैया? आप ही लाए। आपने सरकार बना, आज आप उनके सारे हो रहे हो, उनके सारे हो रहे हो। क्यों चिट्ठी लिखी देखिए कितने झूठ बोलते नहीं, क्यों चिट्ठी लिखी आपने चिट्ठी क्यों लिखी? आपने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी? इलेक्शन कमीशन को देखो, यहाँ बैठ के केवल बात कर रहे हैं, इनका मैं झूठ निकालता हूँ, इनका झूठ निकालता हूँ। यहाँ तो बीजेपी को इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने समय बढ़ाने की करी है, और खुद इन्होंने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दिखाऊँ आपको? आपने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, इलेक्शन कमीशन को मैंने चिट्ठी कि भाई इसका टाइम बढ़ाया जाए, तो लिखी। आपका तो कोई आधार नहीं है, किसी पार्टी है आपकी, इससे आप अपने भविष्य को ध्यान दे दिए। किसी पार्टी में होती है, हमारी पार्टी में सब कुछ है, आपकी पार्टी में कुछ नहीं है। आपने खुद समर्थन किया है बीजेपी का कि इलेक्शन आगे स्टैंड किया जाए, और यहाँ जाके डबल बात करनी है, शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। आपने खुद चिट्ठी देकर समर्थन किया, क्यों आपने समर्थन किया? कह रहे हो आप बीजेपी के बोल रहे हो, टाइम मांग रहे हो, आप क्यों टाइम मांग रहे हो? हम चुनाव के लिए टाइम क्यों मांग रहे हैं? चुनाव को 2 दिन पहले करा दो, कोई जरूरी थोड़ी है 29 को करा दो, 28 को करा दो, चुनाव पहले करा दो ना। आपको तो सोशल पार्टी और आपको बीजेपी के पुराने साथ रहे हो, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आप जनता की बातें करें, धरातल की सच्चाई की बातें करें, तब आपको पता लगेगा। आपके संगठन में फूट है, आपके पार्टी में फूट है, आप उसको छुपाने के लिए किसी न किसी पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाना, लेकिन आप अपनी पार्टी को संभालने का काम करें। मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए आपको उन्होंने मुख्य विपक्षी दल का दर्जा नहीं पाया। निकल गया किस प्रकार से जब उनको पता था कि सरकार गठबंधन की चल रही है, गठबंधन की सरकार को रोक नहीं पाए, और उसके बावजूद बातें करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। रजवंत जी आपका समय, आपके पास आऊंगा, आपका समय निकल गया ना रजवंत जी, लेकिन रजवंत जी नीरज जी को बोले मैं आपके पास भी आऊंगा, आप बोले उन्होंने आपने भी चिट्ठी लिखी है, और दूसरा भी यहाँ डिबेट करके झूठ बोल रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं, और बीजेपी समय तो दोनों ने मांगा है। के लिए आपने बोला, खुद आपने उस बात का समर्थन दिया, आपने खुद इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, और यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। तो आप भी खुद कमजोर हैं। जब बीजेपी इल्जाम लगा रहे हैं कमीशन, आप टाइम मांग रहे हो। क्यों टाइम मांग रहे हो? एक तरफ तो बीजेपी इल्जाम लगा रहे हो, डबल प्रैक्टिस कहते हैं। तो देखिए आप दोनों डबल प्रैक्टिस नहीं है, ये कह रहे हैं कि चुनाव पहले भी करा दो। हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव पहले करा दो, जरूरी नहीं है। अगर छुट्टियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो मतदान करे, और इलेक्शन कमीशन को अपने सजेशन दिए हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन कमीशन उस सजेशन को माने, अगर नहीं मानता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनेलो पार्टी उसके लिए पूर्णतः तैयार है। पुराने साथियों, और सारा हरियाणा जानता है, बीजेपी के पुराने साथियों, आप ही गठबंधन की सरकार आई है। नीरज जी किसको पता है, ये सबको पता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसका साथी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसका साथी है, किस प्रकार से वो अपनी जो राज्यसभा की बेटे की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम कर रहे हैं। ये सबको किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई गठबंधन की बनती है तो आप सबसे पहले भागोगे सरकार बनाने के लिए। मैं भी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर गठबंधन की सरकार बनती है, आप बीजेपी सबसे पहले जाओगे सरकार को समर्थन देने, क्योंकि आप पुरानी पार्टी, पुराने साथी रही हो। उनको इतिहास नहीं भूलना चाहिए। जतवार आप दोनों पुराने साथी रही हो। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस की विचारधारा तो बीजेपी से अलग है। सरकार बने न बने, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा बीजेपी से अलग है, और अलग हमेशा रहेगी। तो ये प्रवक्ता साथी कहने से पहले सोच लिया करो। आपने जो बीजेपी में इल्जाम लगाया कि समय सीमा बढ़ा दी, आपने खुद इस बात का समर्थन दिया। आपका पत्र मेरे मोबाइल में कहो तो दिखा दूं। आपने खुद इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है कि समय सीमा आगे बढ़ा दी है। तो बयान लगाने से, इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो। आप खुद उसमें भागीदार हो। तो सर तो आप दोनों ही पार्टियों का दिवाला निकल चुका है। आपकी पदयात्रा पर जो आपने जो हिसाब मांगो यात्रा निकाली थी, उस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। करेगी, लेकिन मैं किसी घमंड से नहीं कहता। साहब ये भी कह रहे हैं, सीएम सैनी साहब जो है कि जिनके खुद के वही खाते खराब हैं वो हिसाब मांगते हैं। और जनता
अहंकार भी अच्छे का निकाल देती है। 10 साल शासन हमने भी करा है। हाँ। ये जो बार बार चिल्ला रहे हैं 10 साल शासन 10 साल शासन, अरे 10 साल तो हम भी कर चुके हैं भैया। ये फैसला जनता को करने दो। मैं अपनी पार्टी का भविष्य हरियाणा की जनता पे छोड़ता हूँ और जनता रामराज शर्मा जी आशीर्वाद देंगे। देखिए, नीरज जी ने भी आप दोनों को कहा कि आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रजवंत जी ने भी जो है पत्र लिखा है और आपकी पार्टी ने भी पत्र लिखकर समय की मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ जो रजवंत जी ये कहते हैं कि आपकी जो पार्टी में जो टिकट को लेकर, वंशवाद को लेकर जो है कोई अपने घर परिवार के बारे में जो है टिकट मांगता हुआ नजर आ रहा है। खींचतान बड़ी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन रणनीति अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा डीप में जाके अगर मैं बात करूं, क्या स्ट्रेटेजी वही होने वाली है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई थी? क्या उसी तरीके से जो है सीट प्लान किया जा रहा है? देखो, मैं पहले तो ये जो बार बार कह रहे हैं ना कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, ये बार बार ये कह रहे हैं भाई डेट बढ़ाई जा रही है। अरे भले आदमी, लोकतंत्र में वोट डालने का सबका अधिकार है। 4-5 दिन की छुट्टियां हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी और वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जैसे उन्होंने समय से पहले चुनाव कराया। अरे पहले बात तो सुनने की हिम्मत रखे, बात सुनने की हिम्मत रख, पहले बात सुन जो मैं कह रहा हूँ। माननीय इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया भाई इलेक्शन को 2-4 दिन 5 दिन इसको डेट को या तो आगे बढ़ाया जाए। भाई उससे क्या है, जो 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो जो लोग बाहर जा रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो वो भी अपना वोट मतदान कर सकें, वोटों परसेंटेज बढ़ेगा। और ये एक महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, वो भी महापर्व में अपने आहुति डालेंगे। तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही। ये बौखला गए, बौखला, क्योंकि जनता जाग चुकी है। इनकी ठगी टोरी चलने वाली नहीं है। 60 की अंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण, क्या नाम है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 रुपए महीना आएंगे, 1 लाख रुपए सालाना आएंगे। खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड बांट दिए इन्होंने। तो जनता जाग चुकी है, जनता इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है। जनता में रिएक्शन हो चुका है। अब इनका ठगी टोरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उस चीज का तो इन्होंने जवाब दिया नहीं। अरे 58 साल पहले राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे, राव वीरेंद्र सिंह जी, इंद्रजीत जी के पिताजी, वो उस टाइम में ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया है और अगले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी होंगे। हमारे चाणक्य ने, हमारे रणनीतिकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने यह घोषणा कर दी और अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे। ये उस चीज का तो जवाब दे नहीं रहे। इसका मतलब एससीबीसी के विरोधी है। तो क्या एससीबीसी समाज से सीएम 13 डिक्लेयर करोगे क्या? इस चीज का जवाब दो। अगर नहीं कर रहे इसका मतलब आप एससीबीसी समाज के विरोधी हो। विरोधी तो है। अरे नैतिक मूल्यों की करिए। अरे नैतिक मूल्यों शर्मा जी, नीरज जी, सवाल है। शर्मा जी मेरे सवाल सुनिए। सवाल मेरा ये है, शर्मा जी मुंह बंद कैसे हो गया उसका? अरे शर्मा जी जरा सुन तो लीजिए। शर्मा जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है समय की मांग की गई है, वो चुनाव की रणनीति को लेकर की गई है। टिकटों की खींचतान जिस तरीके से, टिकटों का बंटवारा जिस तरीके से करना है, वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला क्या आपका मध्य प्रदेश राजस्थान वाला चलने वाला है क्या, जो सांसदों को मैदान में उतारा गया था? मैं आपको बताना चाहूंगा जो टिकटें जिस तरीके से, चूंकि हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में तो कुल मिलाकर 8, अब जो एक और नई जो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तो 9 जो है आपके पास, 3 राज्यसभा में और कांग्रेस में मिलाकर, जो अगर मैं लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मिलाकर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 9 हैं। और 9 सांसदों को क्या आप जो है जमीन पर लेकर आना चाह रहे हैं? किस तरीके से दोबारा से जो है विधानसभा चुनाव में उतारने की रणनीति है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके लिए आपको जो है समय की मांग है, किस तरीके से, क्या चल रहा है आपके यहाँ पे? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। जी, इसको चुनाव लड़ाना है नहीं लड़ाना है, हाँ, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। वो हमारा जो कैंडिडेट होता है उसको 1 मिनट पहले तक का नहीं पता होता मैं तुम्हारे को टिकट देगी पार्टी, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पार्लियामेंट्री इनके यहाँ इनकी तरह थोड़ा है, जो ज्यादा शोर मचाएगा उसको 5-4 टिकट फालतू दे देंगे। अब इनमें लठ बजने लग रहा है। इनमें मैंने बताया ना, कांग्रेस में कई कांग्रेस है, इन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है,
भाई भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, शैलजा बहन जी कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। कैप्टन अजय यादव के लड़के ने तो डिक्लेयर भी कर दिया अगर हमारी पार्टी का शासन आएगा तो मैं डिप्टी सीएम होगा। तो इस तरह से इनका लठ बजने लग रहा है। जो ज्यादा शोर मचाएगा उसको 2, 4, 5 टिकटें फालतू समा दें। ला भाई चुप हो जा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। जो दौड़ में कैंडिडेट होते हैं, देखो टिकट मांगना सबका अधिकार है, सब टिकट मांगेंगे और मांगना भी चाहिए। जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट देता है, जो कमल के फूल का निशान लेकर आता है, अन्य जो दौड़ में कैंडिडेट होते हैं, जो भाई टिकट की दौड़ में होते हैं, वो उसकी मदद करते हैं। हमारे यहाँ तो सीधा सा फार्मूला है। तो मैंने आपको जैसे बताया, एक गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। आदिवासी महिला एक हमारी, वो हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। भाजपा में संभव है। इनके यहाँ आप कौन सा है बताओ आप? इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा है, आप एक की तुलना कर लो। इनके यहाँ एमपी का बेटा एमपी है, इनके यहाँ एमएलए का बेटा एमएलए है। नायब सैनी जी के पिताजी क्या कभी राजनीति में थे? मनोहर लाल जी के पिताजी राजनीति में थे? आप बताए। ये जितने हमारे मंत्री हैं, इनके फादर, इनके मम्मी पापा क्या राजनीति में थे? ये तो इनके यहाँ है। आम कार्यकर्ता तो बेचारा दरी बिछाएगा, जय बोलेगा, पर्चे चिपकाएगा, और जब टिकट की बारी आएगी, भाई ये तो उसको दे दी यार, फलाने एमएलए का छोरा था वो, तो उसका दबाव पड़ गया, तो मंत्री का लड़का था भाई उसको दे दी, और बेचारे जय बोलते रह जाएंगे। अब की बार इनकी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, क्योंकि इनके यहाँ लठ बज रहा है। सीएम कैंडिडेट पे अगर इनका सीएम घोषित कैंडिडेट है, ये जो करेंगे, तो इनका लठ बज रहा है। क्योंकि ओबीसी समाज में और एससी बीसी समाज में बहुत भारी रोष है। जिस तरह से हमने ओबीसी समाज से 58 साल के बाद में लगभग हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया माननीय नायब सैनी जी को, और अगले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी होंगे। तो एससी बीसी समाज से क्या ये सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि एससी बीसी समाज के दूर विरोधी हैं, और वो तो है ही। और ये नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, इनका एक ताहिर सैयद खान एक इनकी पार्टी का वो है, नेता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने क्या कहा कि आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे। यदि पार्टी हमारी सत्ता में आई तो जितने ही आतंकवादी जो जेलों में, हम सबको रिहा करेंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरे पास में उसका वीडियो है, मैं भेज सकता हूं। फिर उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी मारे गए हैं, 1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा देंगे। 1 करोड़ रुपया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। हमारे शहीदों ने शहीदी दी है, हमारे जवानों ने शहीद हुए, हमारे जवान है, और आप उनके बारे में ऐसी शब्द बोलते, आपको शर्म आनी चाहिए। इससे जाहिर होता है वह कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाती है। कांग्रेस पार्टी एक समुदाय विशेष की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में जिन्ना की आत्मा घुस गई, जिन्ना की आत्मा जो समय समय पर इनको जगाती रहती है, बोलती रहती है। इसे साफ जाहिर होता है। इनका मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, उसमें जिन्ना की आत्मा का साफ उसमें जिन्ना की तस्वीर थी। और जिस तरह से ये करते हैं डिवाइड एंड रूल की नीति, जिस तरह से इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, सारी जो मंदिरों की जमीन थी, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, आपके मकान के ऊपर भी ये दावा कर देंगे, वो मकान भी आपने छोड़ना पड़ेगा। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे कानून बनाए इन्होंने देश के विघटन के लिए, इन्होंने शर्म आनी चाहिए। ठीक है। जब चाइना जैसे देश ने अपनी आबादी घटा दी। अरे झूठ तो तुम बोल रहे, झूठ के तो तुम बोलते हैं, बहुत झूठ बोलना, झूठ बोलता है यार। कौन सा कानून बनाया हमने जिससे ने, कौन सा कानून बनाया जिससे घर छोड़ दे, कौन सा कानून बनाया जिससे घर छोड़ दे? अरे झूठ बोलने शर्म आने चाहिए। सफेद बाल हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई, इतना झूठ बोलते हो। ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा कानून है जिसका घर छिन जाएगा? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? ऐसा कौन सा कानून है जिससे घर छिन जाएगा? झूठ बोल। आ रहा हूं मैं रजवन जी, आपके पास ही आ रहा हूं। नीरज जी, आप दूसरे पार्टी का जो हिसाब मांग रहे हैं, अपनी पार्टी का हिसाब अगर करने बैठे तो किस तरीके से कीजिएगा? क्योंकि आपकी पार्टी तो जिस तरीके से टिकट का बंटवारा कर रही है, वो तो ये करे कि जिताओ कैंडिडेट को जो है हम तो टिकट देंगे। पार्टी कार्यकर्ता की छवि को देखते हुए नहीं, हम तो जीतने की छवि को देखते हुए टिकट देंगे। क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं उनकी आवाज उठाई? बोलने दो भाई साहब, क्यों नहीं गए?
आपकी नेता क्या लड़कियों लड़ सकती हूँ, लड़कियों लड़ सकती हैं। इस व्यक्ति को जब चैनल में बुलाओ ना तो मुझे बुलाया करो ना, इसको ही बुला करो, यही बोलता रहेगा। शर्मा जी ठीक है। नीरज जी आप बताएं, आप दूसरी पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं, अपनी पार्टी का हिसाब किस तरीके से दीजिएगा? देखिए मैंने आपके चैनल में ऐसे देखा, मैं और चैनल में जाता हूँ, ये व्यक्ति बोलते हैं छुट्टी कराते हैं। नीरज जी ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो अपनी का। आप बात करते हो नैतिक मूल्यों की, कहाँ रहे नैतिक मूल्य कांग्रेस में? जिस तरह से ऐसे रहेगा, इसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, इसे डिबेट में बीजेपी कोई पीसीडी नहीं पता। ये शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, नीरज जी आप ही के पास आऊंगा। रजवन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिस तरीके से देखिए आप जो दूसरी पार्टी का हिसाब भी यहाँ पर कर रहे हैं, बही खाता लेकर जो आप दूसरी पार्टी का बैठे हैं, लेकिन अगर अपने ऊपर जो देखा जाए तो आपने भी तो जो है पत्र लिखकर मांग की है कि समय अवधि बढ़ाई जाए, और आपकी पार्टी का जो है खाका तैयार करके बैठे हैं दूसरी पार्टी। जो है आपकी छवि देखिए किस तरीके से रही है, आपके जो परसेंटेज है चुनाव में, जो मतदान परसेंटेज है वो किस तरीके से है, कैसे रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं? मैं एक चीज बता देता हूँ। जी देखो क्या ये बात सही नहीं है कि चुनाव से पहले 4 दिन की सहमति तो आपने भी व्यक्त की है ना कहीं ना कहीं। एक मिनट पत्र के माध्यम से बात अगर ये कह दी जाए, सच को सच अगर कह दिया जाए तो उसमें क्या गलत है जी? अब वहाँ पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा है कि स्वाभाविक है वहाँ पर छुट्टियां हैं, और आमतौर पर छुट्टियों के समय में कोई ना कोई व्यक्ति है वो बाहर से अपने कार्यक्रम बना ले जाते हैं, और वो इलेक्शन की बजाय वो बाहर चले जाते हैं या अपने कोई काम है उनको सेट करने में निकलने जाते हैं। तो अगर चुनाव अगर 1 दिन 2 दिन पहले अगर कर लिया जाए या 2 दिन अगर बाद कर लिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण क्या है कि हर व्यक्ति चुनाव के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति डाल सकता है। लेकिन अगर ये चुनाव अगर समय से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद हो जाएगा तो उनको मौका मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे बिश्नोई समाज की बात आ रही थी, अगर बिश्नोई समाज का उनका एक पर्व है, उनका एक मेला लगता है, अगर वो उस मेले में जाकर अगर हजारों आदमी, कई बार तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति की भी इच्छा बड़ी महत्व रखती है, यहाँ पर हजारों व्यक्तियों की अगर उनके वोट से वंचित कर दिया जाता है या वोट डालने से कहीं वो उनको दिक्कत आ रही है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसमें स्वाभाविक है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और हमने चुनाव आयोग को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है, और उनको बाकी जो उस पर संज्ञान लेना है, उस पर क्या एक्शन लेना है, वो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो हमारी बात को कंसीडर करते हैं या नहीं करते। दूसरी बात है कि इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मैं आपको बता चुका हूं कि वो अपनी चुनाव की तैयारी के लिए पूर्ण तरह से हर तैयारी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति है अगर चुनाव में अगर टिकट का बंटवारा होना है, पार्टी में सीटों का जो बंटवारा होना है, उस चीज के लिए रोज हमारी पार्टियों की बैठक चल रही है। उससे पहले हमारी जो रैलियां हैं वो रैलियां भी रोज चल रही हैं, पार्टी कार्यालयों के भी उद्घाटन हो रहे हैं। अभी आज हमारा एक बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक हमारे नफे सिंह राठी जी थे, इन्हें लोग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटे को टिकट उनका डिक्लेयर किया है। तो 1-1, 2-2 करके हम अपनी टिकट का और फिर उसके बाद एक लंबी फेरिस्त बनाकर हम आपको उसमें सार्वजनिक रूप कर देंगे। तो ये चीजें कहना कि इनेलो पार्टी कहीं कमजोर है, ये इनकी गलतफहमी है। लेकिन मैं आपको ये चीज का बता देता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के साथ एक बड़ा खिलवाड़, एक बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। अरे तो सर वो आपका नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, आप जो है कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ बता रहे हैं। चल क्या रहा है, 14 से कैसी बातें कर रहे हैं? तो वो कांग्रेस तभी बदली गई थी जब वो भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई थी। तो सर आप ये भी तो देखिए, उनकी जो जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें जो घोषणाएं की हैं वो भी गिनाई जा रही हैं, जो काम किए हैं वो भी गिनाए जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो बीजेपी एक ही थाली के छट्टे बट्टे। कैसी बातें कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं। एक चीज है, उन्होंने काम किया होता, अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो 2014 में क्या वो सत्ता से बेदखल होते? और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने काम किया होता तो जो 400 पार का नारा देने वाले थे वो आज क्यों एनडीए चिल्ला रहे हैं? अकेला मोदी एकला मोदी चलने की बात कह रहे थे, आज क्यों मोदी सबको साथ देने के लिए हर किस पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं? एकला मोदी की बात कर रहे थे ना, ये 75 पार की बात कर रहे थे। अगर जो भारतीय जनता पार्टी की देखो, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा दे रहे थे, ये 40 पर आके टिके। समय इजाजत नहीं दे रहा नीरज जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, समय इजाजत नहीं दे रहा सर। जी नीरज जी, न्यायालयों के प्रवक्ता को साथी को मैं कहना चाहूंगा, 30 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी, आप भी तो सत्ता चले गई, आप ही क्यों चले गई? जो हमारी बात कह रहे थे 2014 आप ही
अगर हमारे से कोई गलती हुई है तभी तो जनता ने हमें सत्ता से बेदखल किया है। इस चीज को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना सीखो। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी आपने अपने बताई ना, हमने बताया। अरे खाम का लड़ाई कर रहे हो आप तो, खाम का। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। शर्मा जी, फाइनल कमेंट। हरियाणा में भी देश तुल्य जनता जनार्दन में क्या शुरुआत है, हमारी सरकार बनेगी। चलिए सर, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा, यहाँ पर समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने की। रामराजी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, रजवन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जो पत्र लिखकर जो है बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, चुनाव आयोग से ये मांग की गई है कि चुनावों की डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, कि क्या जो है चुनाव आयोग इस पत्र पर जो है संज्ञान लेता है और किस तरीके से लेता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। स्वाद से सबको दीवाना कर